ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उन दिनों मेरी कज़िन की शादी थी। शादी के बाद घर वापस जाने के लिए मैं और मेरे पापा बस के इंतज़ार में खड़े थे। तभी दो गाड़ियां हमारे सामने रुकीं और बहुत से आदमी बंदूकें लिए गाड़ी से निकले और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। जब होश आया तो मैंने सामने खड़े आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे दादा का संबंध एक ज़मींदार परिवार से था। उन्होंने मेरे पापा को उच्च शिक्षा दिलवाई और फिर वो एक बड़े सरकारी अधिकारी बन गए। यूँ मेरे पापा का बहुत असर और रौब था। वो बहनों और भाइयों की इच्छाएं तो पूरी करते, मगर अपने संस्कारों से भी जुड़े रहने की भी कोशिश करते। सभी घर वालों को सुबह जल्दी उठकर पूजा घर में पूजा करने आना ज़रूरी था। मैं सुंदर भी थी और पापा ने मेरी परवरिश भी बहुत अच्छे से की थी। कम उम्र से ही मेरे रिश्ते आने लगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक ऐसा समय आ जाएगा कि कोई भी लड़का मुझे शादी करने को तैयार ना होगा। हर कोई मुझसे रिश्ते के लिए इनकार कर देगा। जिस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बिना मर जाने की कस्में खाता है, वो भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। मेरे घर वालों ने तंग आकर मेरे लिए बिरादरी से बाहर रिश्ते देखने शुरू किए। जो लोग भी आते, पहली नज़र में मुझे देखने के बाद मेरी सुंदरता के कारण तुरंत मुझे पसंद कर लेते, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद इनकार हो जाता। वो लोग कहते ऐसी घटिया और चरित्रहीन लड़की को बहू बनाने से बच गए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मेरी शादी की उम्र निकलती गई। अब मैं आपको वो बात बताना चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और आखिर क्या कारण था कि मैं एक चरित्रहीन लड़की बन गई। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे पापा बेटी की शादी करने के इच्छुक थे। उन्हें एक लड़की भी पसंद आ गई और हमारे भाई की शादी तय हो गई थी। इकलौता भाई था तो हम बहनों ने खूब तैयारियां की। भाभी के लिए भी अच्छे से अच्छे गिफ्ट खरीदे। मेरे पापा ने भी सभी रिश्तेदारों को शादी पर इनवाइट किया। उन्हीं में मेरे पापा के एक दूर कज़िन भी थे जो इस शादी में आए थे। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे। उनका बेटा, जो शायद 27-28 साल का होगा, उनके साथ आया था। उसका नाम गिरीश था और मैं उसे पहले भी एक दो बार देख चुकी थी। मैंने महसूस किया कि पूरी शादी में उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थीं। मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया कि शादियों पर तो ऐसा होता ही है। शादी ख़त्म हुई तो हम अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या की ओर लौट आए। मेरे दिमाग में गिरीश का कोई ख्याल तक न था, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके मम्मी पापा मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने आ गए। दोस्ती थी तो पापा ने उनकी खूब आवभगत की, मगर रिश्ता देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा के अनुसार वो लड़का किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं था। यूँ उसके पापा खाली हाथ लौट गए। एक महीने बाद गिरीश के ज़ोर देने पर दोबारा उसके माता पिता हमारे घर आए, मगर पापा ने इस बार भी उनसे क्षमा मांग ली। उनसे यही कहा कि अभी मेरी बेटी पढ़ रही है, इसलिए अभी मैं उसका कहीं रिश्ता नहीं करना चाहता। जब वो पढ़ाई पूरी कर लेगी फिर ही हम उसके रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं। दरअसल मेरे पापा ने गिरीश के बारे में कुछ गलत बातें सुन रखी थीं, मगर वो ये सब उसके माता पिता के सामने ना कह सके, क्योंकि उनका बेटा था। दोस्ती भी थी, कहीं बुरा ही ना मान जाए। उसके मम्मी पापा एक बार फिर बेमन से लौट गए। 3 महीने बाद गिरीश का जीजा भी मेरे पापा से इस बारे में बात करने आया, मगर इनकार ही हुआ। हैरत की बात ये कि इस सब के बाद भी गिरीश बाज ना आया और अपनी कोशिश जारी रखी। 3 महीने बाद बिरादरी के कुछ बड़े लोग मेरे पापा के पास विनती करने आए कि ये रिश्ता स्वीकार कर लें। अब की बार मेरे पापा कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने माँ से कहा कि प्रिया से पूछ लो, वो अगर हाँ कह दे तो फिर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन जब मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने भी इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे कानों में भी उसकी बदमाशी और लड़ाई झगड़े के किस्से पहुंच चुके थे। मेरे लिए उसमें कोई आकर्षक नहीं था। एक दिन जब मैं अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी, एक अनजान नंबर से मुझे फ़ोन आया। उठाने पर मालूम हुआ कि वो गिरीश है। उसने मुझे विनती की कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। वो मुझे बहुत चाहता है और मैं हमेशा खुश रखेगा। मैंने उसे यही जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद भी वो बार बार कॉल्स करता रहा। अंत में मैंने परेशान होकर कहा, हेलो मिस्टर, कौन सी गलत फहमी में हो? मुझे तुमसे कोई रुचि नहीं है और ना मुझे तुम्हारे साथ जीवन भर का ये सफ़र मंजूर है। अब और ज़्यादा परेशान मत करना और कान खोलकर सुन लो कि मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। दरअसल मुझे यूनिवर्सिटी में अपने एक सीनियर से प्यार हो गया था, जो इन दिनों पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
एक दिन जब मेरे पापा घर पर नहीं थे, वो एक रिश्तेदार के घर गए थे। मेरी छोटी बहन एकेडमी गई हुई थी। दरवाजे की बेल बजी तो मैंने ही दरवाज़ा खोला। सामने गिरीश खड़ा था। मेरी मम्मी उस समय नौकर से ऊपर के पोर्शन की सफाई करवा रही थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही वो तुरंत अंदर आ गया। उसने एक हाथ में एक पैकेट पकड़ रखा था। वो मेरी मम्मी के बारे में पूछने लगा। मैं उसे देखकर घबरा गई और बताया कि मम्मी ऊपर हैं, और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा था कि शायद वो कुछ देने आया है और मम्मी के पास चला जाए। मैं उससे कोई बात ही ना करूं तो अच्छा है, मगर वो सीधा मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया और सामने सोफे पर बैठ गया और फिर मुझसे शादी के लिए मिन्नतें करने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि मैं मम्मी को आवाज़ दे दूंगी, आप अभी की अभी यहाँ से चले जाएं। वो विनती के अंदाज में कहने लगा, मैं चला जाऊँगा, बस 2 पल को मेरी बात सुन लो। आपने अपना नंबर भी बंद कर रखा है। मैं मजबूर होकर आपके पास खुद ही बात करने को आ गया हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, कहो जो कहना है। फिर मैं खड़ी उसकी बातें सुनती रही। मेरे लिए उसकी कोई बात भी ध्यान देने योग्य नहीं थी। वो बार बार कहता रहा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ। वो मुझे बहुत खुश रखेगा, जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही करेगा। वो अपने आप को मेरी इच्छा के अनुसार ढाल लेगा। 2 मिनट पूरे होते ही मेरी ज़ुबान पर एक ही बात थी कि प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। मम्मी आएंगी तो फिर तुम्हारी खूब शामत आ जाएगी। अच्छा यही है कि अभी के अभी चली जाओ। वो जाने लगा, मगर जाते हुए मुझे धमकी के अंदाज में जो कहा उसने मुझे डरा कर रख दिया। उसने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकती। मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करके रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उस समय तो मेरी मम्मी को ऊपर कुछ पता ना चला कि वो कब आया और कब यहाँ से चला गया। बाद में मैंने खुद ही बता दिया, मगर उनसे कहा कि पापा को कुछ मत बताइएगा। मम्मी खुद बहुत गुस्से में आ गई कि उस लड़की की इतनी हिम्मत। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में उसके धमकी वाले शब्द गूंजने लगे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। शायद गिरीश की धमकी का असर था कि मैं उसके धमकी देने के अंदाज का असर था। मैं पापा को बताए बिना न रह सकी। उन्होंने शांति से मेरी बात सुनी और फिर गिरीश के पिता को फ़ोन किया। जाने उनसे पापा ने क्या बात की कि गिरीश के फ़ोन आने बंद हो गए थे। उसके फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो बला सर से टली। उन्हीं दिनों जबकि मेरे एग्ज़ाम सर पर थे, हमें हमारे चचा के बेटे की शादी का कार्ड आ गया। घर में सभी शादी पर जाने को तैयार थे, मगर मैं असमंजस में थी कि क्या करूं। क्या शादी को भी इन्हीं दिनों आना था? मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूं या शादी अटेंड करूं? एक और शादी में जाने को भी दिल कर रहा था और दूसरी ओर पेपर्स की भी टेंशन थी। अंत में ये फैसला किया कि शादियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन पेपर्स अच्छे ना हुए तो पूरे साल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। घर पर रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। पापा पूछने लगे कि तुम अकेली घर पर कैसे रहोगी? मैंने कहा, मैं रह लूँगी। अब हमारे घर में भला कैसा डर? दिन में तो वैसे भी नौकर होते ही हैं, शाम में भी उसे कुछ घंटे और रोक लूँगी। यूँ सभी घर वाले चचा के घर चले गए और मैं अकेली घर पर रह गई। काम वाली 7 बजे अपने घर चली गई, मगर अब घर में मुझे अकेले बहुत घबराहट हो रही थी। मगर एक दिन बाद ही चचा खुद मुझे लेने आ गए कि तुम भी शादी में चलो। 2 दिन से क्या हो जाता है, एग्ज़ाम की तैयारी बाद में कर लेना। तब मैंने भी इसी में अपनी भलाई समझी कि चली ही जाऊं। मुझे भी घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने वहां जाकर पढ़ने की कोशिश की, मगर शादी वाला घर था, खूब हल्ला गुल्ला था, इसलिए कुछ पढ़ नहीं पाई। शादी के तीसरे दिन मैंने पापा से कहा कि मुझे वापस ले चलें, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। जबकि हमारे बाकी घर वाले अभी वहीं रुकना चाहते थे। घर से मेरी बहन, भाई, भाभी और मम्मी पापा एक ही गाड़ी में आए थे और मैं क्योंकि चाचा के साथ उनकी गाड़ी में आई थी। अभी यहाँ हमारी एक ही गाड़ी थी, इसलिए पापा ने गाड़ी मम्मी और बहन को वापस लाने के लिए भाई के पास छोड़ दी और मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें बस से छोड़ आता हूँ, क्योंकि अगर हम गाड़ी के कारण रुक गए तो यहाँ तुम्हारी पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरा भाई मुझे और पापा को लेकर बस अड्डे पर छोड़ने आया। फिर हम गाड़ी से निकलकर बस में बैठने जा रहे थे। हम बस के इंतज़ार में एक और खड़े थे और पापा और भाई आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं भी उनकी बात सुन रही थी कि तभी एक जीप और एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से कुछ शस्त्रधारी लोग उतरे और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ पर खड़े लोगों पर भी बंदूक तान दी ताकि कोई कुछ बोल ना सके। मेरे पापा बार बार मुझे उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उनके आगे कुछ ना कर सके। ये सब कुछ आनन फानन में इस तरह से हुआ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उन्होंने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया होगा कि मुझे गाड़ी में डाल दिया।
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं इतना डर गई थी जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। पापा पर क्या गुजरी बता नहीं सकती। मैं वो बेबसी से कभी इधर कभी उधर भाग रहे थे। अपने भाई को मैंने गाड़ी के पीछे भागते देखा, लेकिन उस बेचारे के पास कोई हथियार कहाँ था, वो खाली हाथ थे। मैं ज़्यादा देर होश में ना रह सकी और बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। न जाने कब तक और किन किन रास्तों पर गाड़ी चलती रही। काफ़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से रुकी तो मैं होश में आने लगी। मैंने दूर दूर तक नज़रें दौड़ाईं, फिर मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया। उस समय मुझे यही समझ में आया कि ज़रूर कोई मेरे पापा से दुश्मनी निकाल रहा है और इसलिए मुझे ऐसे ज़बरदस्ती उठा लाया है। और शायद अब जो आगे मेरे साथ होने वाला था, ये सोचते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि किसने और क्यों ये दुश्मनी निकाली है। मैं आंसू बहाती इधर उधर देख रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अचानक ग्रीश सामने आ गया। उसको देखते ही मैं रोने लगी। रो रो कर मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पापा और भाई बहुत परेशान होंगे। मेरा क्या कसूर है आखिर? भगवान के लिए मेरे इनकार की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मगर उस पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगा, रोना बंद करो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें किसी गलत इरादे से नहीं लाया। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना इस कमरे की चौखट भी पार नहीं करूँगा। मगर मेरी बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये मैं कहाँ फंस गई थी? मुझे तो वो पहले ही पसंद नहीं था, मगर अब उसकी इस हरकत के बाद तो मुझे उससे नफ़रत हो रही थी। वो कितना स्वार्थी था। अपनी एक ही ज़िद के कारण उसने मेरे घर वालों की इज्जत नीलाम करना चाहता था। वहाँ न जाने मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। पापा और भाई के परेशान चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन मुझे उसकी शर्त बिल्कुल भी स्वीकार न थी। मेरे दिल में तो कोई और बसा था। मैं उससे सारी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा कर चुकी थी और वो भी तो मुझे बहुत चाहता था। मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले तो सिर्फ नापसंद करती थी, मगर अब तुमसे नफ़रत करती हूँ। आज भी यही कहूँगी कि मर जाऊँगी, मगर तुम जैसे इंसान से शादी कभी नहीं करूँगी। तुमने अपनी इज्जत की खातिर मेरे पापा और भाई की इज्जत का भी नहीं सोचा। मैं उससे रो रो कर कह रही थी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जिससे हम शादी करना चाहें वो भी हमसे शादी करना चाहे। मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने सोचा शायद उसे मुझ पर दया आ जाए और वो मुझे छोड़ दे, मगर वो बिना चुप कुछ कहे वहाँ से चला गया। जिस कमरे में मुझे रखा गया था वहाँ हर तरह की सुविधा थी, मगर मेरे लिए तो ये कमरा नरक से भी बढ़कर था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बेबस थी। दिन गुजरते रहे, मगर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आए कितने दिन गुजर गए हैं। मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती रहती कि मुझे इस नरक से निकाल दे। गिरीश मुझे यहाँ से जाने न देता और रोज़ कमरे की चौखट पर खड़ा होकर मुझसे शादी करने को कहता। मुझे मनाने की कोशिश करता, मगर कमरे के अंदर कदम न रखता। मैं भी हर बार इनकार कर देती कि तुम्हारी ये इच्छा तो मैं कभी पूरी नहीं करूँगी। मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, मगर घर वालों की परेशानी का ख्याल मुझे बहुत परेशान कर देता था। मेरे कमरे में रोज़ाना एक बूढ़ी औरत सफाई करने आती थी। मैं उससे भी मदद की भीख मांगती, मगर वो भी कुछ ना कहती। एक दिन उसी बूढ़ी औरत ने सफाई करते हुए मुझे बताया कि मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर मैं बेबसी से रोने लगी। सारा दिन भगवान से अपने पापा की ज़िंदगी की प्रार्थना करती रही। शाम को गिरीश आया, मगर आज वो भी कुछ बुझा बुझा सा था। शायद अब वो भी अपने किए पर पछता रहा था। वो मुझे कहने लगा, जिस आदमी के पास हम यहाँ रह रहे हैं वो ठीक आदमी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। इस तरह हम सुकून से घर जा सकेंगे कि हम शादी कर चुके हैं। सच कहूँ तो मैं आज अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें इस तरह उठाकर नहीं लाना चाहिए था। फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब करना नहीं चाहता था। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करना चाहता था, मगर मेरे इसी दोस्त ने मुझे ऐसा करने पर उकसाया था कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे हासिल भी नहीं कर सकता। मैं कोई कमज़ोर मर्द नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे उकसाया था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर ले आऊँ। जब मैंने ये कहा कि मैं उसे रखूँगा कहाँ, तो उसने हिम्मत दिलाई कि यहाँ मेरे घर पर रख लेना, और मैं जब जज्बाती इंसान उसके बहकावे में आ गया। अभी तक तो मैं उसे संभाले हुए था, मगर अब मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। ग्रीश की बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि उसकी जान ले लूं, जिसके कारण मेरे घर वाले पता नहीं कितने परेशान थे और पापा तो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। मैंने गुस्से में ग्रीश से कह दिया कि वो
तुम्हारा दोस्त है, सीधी सी बात है, तुम जैसा ही तो लफंगा होगा। वो आगे से सर झुकाए कहने लगा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपनी ज़िद पर था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि पीछे तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतेगी। अब प्लीज़ बात को समझो और यूँ हठधर्मी से काम मत लो। उधर तुम्हारे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं और मेरे घर वाले भी परेशान हैं। अगर अब मैं तुमसे शादी किए बिना तुम्हें वापस ले गया तो मेरी भी जान को खतरा है। तुम्हारे घर वाले मुझ पर अपहरण का केस कर देंगे। अब मेरे साथ कोर्ट में शादी करके और मजिस्ट्रेट के सामने मेरे पक्ष में बयान देकर तुम मेरी जान बचा सकती हो और मेरी भी तुम्हें पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे पापा से हमदर्दी थी तो ऐसी घटिया हरकत की ही क्यों। मैं ये सब बिल्कुल ही नहीं करूँगी। मैंने फिर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे पापा के पास भी पावर की कमी नहीं थी। शायद अब तक वो मुझे ढूंढ भी लेते, लेकिन पता नहीं कि यह आदमी मुझे कहाँ ले आया था कि वो अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए थे। मुझे रात दिन पापा का इंतज़ार रहता था। उस रात जब वो बूढ़ी औरत कमरे की सफाई करने आई तो उसने भी मुझे समझाया कि बेटी तुम गिरीश की बात मान लो, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है और उसके पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो इतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा ज़िद्दी है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता है, चाहे तुम उसे पसंद करो या ना करो। लेकिन अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो कम से कम इस नरक से तो मुक्ति पा जाओगी ना, वरना कहीं तुम्हारी गुमशुदगी की चिंता में तुम्हारे पिता की जान ही ना चली जाए। मैंने सुना है कि वो बहुत बीमार हैं। मैं बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भगवान की करनी कि उस रात सपने में मुझे मेरे पापा बीमार नजर आए। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह मजबूरन मैंने फैसला कर लिया कि गिरीश की बात मान लेती हूँ। कई दिन गुजार लिए ये सोच कर कि वो मुझे आज़ाद कर देगा। शायद अब इस कैद से निकलने का यही रास्ता है। कम से कम मैं अपने प्यारे पापा को जिंदा तो देख सकूंगी। फिलहाल उसकी बात मानकर शादी करके यहाँ से निकल जाऊँ, बात की फिर बाद में देखी जाएगी। जब गिरीश कमरे की चौखट पर आया तो मैंने रोते हुए उसको अपना फैसला सुना दिया। मुझे लगा था कि ये सुनकर वह खुश हो जाएगा, लेकिन मेरा फैसला सुनकर भी वो ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिया। उसी दिन उसने अपने कुछ दोस्तों और पंडित को बुलवाया और हमारी शादी हो गई। फिर वह मुझे साथ लेकर इस अजनबी इलाके से निकला और शाम को हम शहर आ गए। उसने मुझसे कहा कि आज रात हम इधर ही एक घर में रुकेंगे और सुबह ही मैं वकील से बात करता हूँ ताकि कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड मैरिज कर लें। उसने मुझे उस रात एक दोस्त के घर में रखा जहाँ उसके पत्नी बच्चे भी थे और ख़ुद वो अपने किसी और दोस्त के घर चला गया। उसने ये भी कहा कि अभी मुझे तुम्हारी और अपनी सुरक्षा की चिंता है। गिरीश का ये दोस्त शक्ल से थोड़ा बहुत मेरे भाई से मिलता था। मैंने मदद के लिए उसे भाई पुकारा, सोचा शायद कोई रास्ता निकल आए। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यही समझो कि तुम मेरी बहन हो। तुम बिल्कुल भी ना घबराओ, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उसकी हमदर्दी पाकर मैंने रोते हुए कहा, मुझ पर एक उपकार कर दे, मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात करवा दें। मैं अपने पापा को तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। वो बेचारे बहुत बीमार हैं और मुझे गिरीश पर बिल्कुल विश्वास नहीं कि वो मुझे उनसे मिलाएगा भी या नहीं। वो मुझसे कहने लगा, बहन तुम चिंता ना करो, गिरीश बुरा इंसान नहीं है, वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारे पिता से मिलवाएगा। मेरे दोस्त ने तुम्हें मेरे पास सुरक्षा के लिए छोड़ा है। मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसकी पत्नी ने भी मुझे तसल्ली दी कि धीरज रखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब उसका पति किसी काम से बाहर गया तो मैंने उसकी खूब मिन्नत की कि उसे विश्वास दिलाया कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। तभी गिरीश के दोस्त की पत्नी ने तरस खाकर मुझसे मेरे पापा का नंबर पूछकर फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मम्मी ने उठाया और मेरी उनसे बात हुई। मैंने उन्हें सारी बात से अवगत करा दिया कि गिरीश में कोर्ट में शादी के लिए व्यवस्था करने गया हुआ है। वो सारी रात मैंने जागकर गुजारी। सुबह गिरीश आ गया और मुझे अपने साथ कोर्ट चलने को कहा। जब हम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ मेरा भाई पहले ही से खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पापा नहीं आ सके थे क्योंकि वो तो घर में बीमार पड़े थे। गिरीश मेरे भाई को वहाँ देखकर हैरान और परेशान हो गया। भले ही हमारी शादी पंडित जी ने करवा दी थी, मगर कानूनी रूप से रजिस्टर नहीं हुई थी। गिरीश के पास कोई सबूत नहीं था कि हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है। मेरा भाई गिरीश को देखते ही गुस्से से उस पर बरस पड़ा और उसे मारने पीटने लगा, मगर वहाँ खड़े लोगों ने झगड़ा ख़त्म करवाया। जब हम मजिस्ट्रेट के सामने गए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी गिरीश से हो चुकी है और तुम्हारी मर्ज़ी से हुई है, मैंने बयान अपने भाई के पक्ष में दिया कि गिरीश ने मेरा अपहरण कर रखा था।
अब गिरीश वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उसने वहीं से बिरादरी के कुछ बड़ों को फ़ोन करवाया और इस मामले को हल कराने की कोशिश की। गिरीश के पिता ने भी मेरे भाई की बहुत मिन्नतें की कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। हमारी और गिरीश के घर वालों की जाति एक ही थी। बिरादरी के लोगों ने भी भाई को काफ़ी मनाया मगर वो मान ही नहीं रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भाई सुलह करने को तैयार हो गया। फिर गिरीश को रिहाई दिलवाकर भाई मुझे अपने साथ घर ले आया। मैं खुश थी कि जैसे गई थी उसी तरह सुरक्षित वापस आ गई थी। मगर अगले ही पल मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे हैं। इस खबर ने मुझे निढाल करके रख दिया। मैं उसी समय बिस्तर पर गिर गई। मगर इस हालत में भी रिश्तेदारों की बातें मेरे कानों तक पहुंचने लगी। ये लड़की अपने पिता और भाई की आंखों में धूल झोंककर बाहर से भाग गई थी। इसी सदमे को इसका पिता सहन न कर पाया। अब न जाने क्यों वापस आ गई है। जीते जी तो बाप को मार दिया और अब मरने के बाद मरी जा रही है। मैं किसी को विश्वास न दिला सकी कि मैं जैसी गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो निर्दोष थी। मगर समाज के लोग किसी दूसरे की बहन बेटी के मामले में पत्थर दिल हो जाते हैं। मैं कई दिन घर से गायब रही थी और ये बात मेरे चरित्र पर ऐसा धब्बा साबित हुई जिसे मेरी सफाइयाँ और आंसू भी ना धो सके। मेरा भाई भी मेरे दुख में बहुत ज़्यादा बदल गया। जब मेरी शादी के बारे में सोचा जाने लगा तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर को कॉल की कि मेरे घर रिश्ता भेजो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे साथ जो घटना हुई है उसके बाद चाहे तुम निर्दोष ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों का क्या किया जाए। मेरे घर वाले नहीं मान रहे तुमसे मेरी शादी के लिए और मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के बिना तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कई सप्ताह में बीमार रही। हे भगवान, मेरा क्या दोष था। धीरे धीरे मुझसे छोटी बहन के रिश्ते आने लगे और उसकी शादी भी हो गई, मगर मेरा रिश्ता कहीं ना हो सका। हर किसी को इस घटना के बारे में जानकारी मिल जाती थी और हर जगह से इनकार हो जाता कि मैं बिना शादी के कई दिन कहीं बाहर गुजार कर आई थी। मुझे आज तक अपनी गलती समझ न आई। मुझे निर्दोष होते हुए भी ऐसी सज़ा मिली कि मैं आज तक अकेली हूँ, जबकि भाई बहन सब अपने अपने घरों के हो गए और खुश हैं। पहले एक माँ थी जो मेरा दुख समझती थी और मेरा दुख बांट लिया करती थी, फिर वो भी भगवान को प्यारी हो गई। बाद में कुछ रिश्तेदारों ने कोशिश की कि गिरीश से ही मेरी शादी हो जाए, कि जिसकी वजह से मैं बदनाम हुई थी। मगर हैरत की बात ये कि उसने भी शादी से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी उजाड़ने वाले ने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया और मुझे किस अपराध की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।